नमस्कार उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यू टर्न पर यू टर्न मार रहे हैं। 6 एएम पर बोलते हैं कि हमने भारत को चीन के हाथों गवा दिया। 6 पीएम पर बोलते हैं कि पीएम मोदी तो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है, हमारे रिश्ते अभी ठीक हो रहे हैं, बहुत जल्द हम किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे जहां पर दोनों को फायदा होगा। और अब जब मैं और आप बात करें तब तक हो सकता है उनका कोई तीसरा स्टेटमेंट भी आ चुका होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शनिवार को जो चिकनी चुपड़ी बातें थी, उसके बाद पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की है। आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था। देखिए, सबसे पहले तो 1 महीने में दूसरी बार बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की और मैक्रोन की। और उस समय बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होने वाली है और G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत की अध्यक्षता में होने वाली है। दोनों ने बोला था एक दूसरे की समिट को हम सपोर्ट करेंगे। और फरवरी में एआई समिट होने वाला है दिल्ली के अंदर। और एआई समिट के लिए उन्होंने मैक्रोन को बुलाया है। हाँ, उसके बीच में उन्होंने यूक्रेन के रिलेटेड भी बात की होगी, क्योंकि वो अभी अ, आपने देखा है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट रुके भी थे और 45 मिनट्स उनकी वन टू वन वार्ता भी हुई है। और ये वार्ता किसी के मतलब कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं था, वन टू वन हुई है। तो इसका क्या वार्ता हुई है हमें नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कहीं न कहीं यूक्रेन का मुद्दा भी उसमें छाया हो सकता है। और इसी के लिए अ, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने मैक्रोन से उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं, मैसेज तो देना है, वो दे दिया होगा कोडेड लैंग्वेज में। और बताया जाता है कि जिस हिसाब से ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे, उस समय मैक्रोन भी साथ में है और मैक्रोन इज़ वन ऑफ द लीडर जो इस समझौते को पॉसिबल करवा सकते हैं। ईयू के अंदर फ्रांस एंड जर्मनी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स। और आज की डेट में ईयू में सबसे टॉलेस्ट लीडर अगर कोई है तो वो इमैनुअल मैक्रोन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकंड बात ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो ब्राजील ने कॉल की है वर्चुअल समिट, जो सितंबर 8 मंडे को होने वाली है, उसमें जयशंकर साहब जा रहे हैं। जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट में भी वही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसमें इंडिया एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहा है कि ना तो हम ब्रिक्स के अंदर साथ में हैं, ना हम अमेरिका के अंदर भी हम किसी के वॉर में पड़ना नहीं चाहते। क्योंकि जो वो समिट के बाद जो विक्ट्री परेड हुई है, विक्ट्री परेड में एक तरह से चाइना ने अपनी वेपनरी सबको दिखाया है, अपना जो हार्ड पावर है वो दिखाया है। और 25 से 26 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष उधर थे, इससे एक तरह से चाइना ने अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज किया है। उसमें रशिया भी था, उसमें ईरान भी था, उसमें नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम, वो कभी भी कभी बाहर नहीं जाते। इस मल्टीलैटरल समिट के लिए फर्स्ट टाइम आए थे। बायलैटरल समिट वो करते हैं, पर मल्टीलैटरल समिट में कभी भी किम नहीं जाते। तो ये अहमियत बताने की बात है। एक तरह से पैरेलल अमेरिकन का पावर स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा था। जो लोग बोलते हैं कि ब्रिक्स और स्को जो है वो एक तरह से इमर्ज है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया ब्रिक्स और स्को में बैलेंसिंग कर रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल ईस्ट एंड ग्लोबल वेस्ट। ये बात डेमोन्स्ट्रेट हो गई है। और इसी के लिए एक तरह से एंग्विश में आके उन्होंने बोला है ट्रंप ने कि हम वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डार्केस्ट फोर्सेस चाइना। अब उसके बाद लुटनिक ने एक बयान दिया कि भारत विल कम एट द टेबल बेगिंग, और हम उसके बाद देखेंगे कि हमें जैसी डील करनी है हम वैसा चाहेंगे। और उसी दौरान कल बताया जाता है कि वहां के टेक समिट की मीटिंग हुई थी और सारे टेक जायंट्स उधर बैठे थे। उसमें भी अमेरिका में कितना कमिटमेंट होगा, उन सबसे पूछा था कि आप इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। मेटा ने बोल दिया 600 बिलियन, एप्पल ने बोल दिया 600 बिलियन, और माइक्रोसॉफ्ट ने 80 बिलियन बोल दिया। सब लोगों ने अपना कमिटमेंट दे दिया। तो ट्रम्प को यही चाहिए था कि उनको अपनी टेक कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करे, वो कमिटमेंट चाहिए था।
तो कम से कम उन्होंने $1.5 ट्रिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने 1.5 से 2 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट उनसे पक्का करवा लिया। कल रात को ये भी बात आ रही थी कि टैरिफ के ऊपर जो सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं, बट एक तरह से वो फेक न्यूज निकली है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मोदी और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और पर जो मोदी अभी कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक तरह से बोलते हैं रेस्पॉन्ड किया है कि हमारे और आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं क्वाड लेवल जो टॉक्स है, जो एक तरह से खटाई में गिर गई थी, उसको शायद रिवाइव किया जाए। अब अमेरिका क्वाड को रिवाइव करना चाहेगा, और जिस हिसाब से डायरेक्ट चैलेंज दिया है अमेरिका को, अब उसके अमेरिका की नाक की सवाल की बात हो गई है। अब चाइना को उसको मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बात मुझे लग रहा है, ये मेरा लग रहा है कि क्वाड को रिवाइव किया जा सकता है। उसकी कंसल्टेशन मीटिंग्स या क्या, तो मतलब एक तरह से चारों राष्ट्रीय अध्यक्षों को कौन से डेट पे बुलाया जा सकता है। वी कैन सी डोनाल्ड ट्रंप कमिंग टू इंडिया, पॉसिबिलिटी है। क्वाड का दौरा रद्द किया डोनाल्ड ट्रंप ने। पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाने से भी इनकार कर दिया, वहां पर भी हमारे विदेश मंत्री जाएंगे। फिर ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग में भी पीएम मोदी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीएम मोदी का नहीं जाना कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अखर गया है? क्या वो झटके के तौर पर देखा जा सकता है, जो तेवर बदल गए हैं? देखिए, अभी जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिश्तों में अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया, बस पॉज लगा है, और कॉमन ग्राउंड फॉर जो बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइस, वो ढूंढा जा रहा है। तो देखते हैं कि जैसे कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, आप हमारे खिलाफ कुछ मत बोलना, 2-3 दिन चुप होके देखा जाएगा। फिर सेकेंड बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कट कर दिया, मुझे जब तक मेरा फायदा नहीं होता, मेरे देश का फायदा नहीं होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ब्रिक्स की समिट में जाऊं या यूएनजीए में जाऊं, वहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर देख लेंगे, वो कॉम्पिटेंट है, वहां पे वो सबको डील कर लेंगे। अगर उनको लगेगा कि अगर कोई डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही वो मोदी जी पे जाएगा। तो एक बोलते हैं ना कि घर का मुखिया होता है, हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, मुनीम को ही भेज देते हैं, मुनीम देख लेता है सब कुछ। जब मोदी जी को जब जरूरत रहेगी तब करेंगे ना। उनको फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करने की जरूरत है, फायदा वहां पे है हमको, तो वो वहां पे कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और जहाँ पे इग्नोर करना है, सबको इग्नोर कर रहे हैं। पुतिन से बात हो चुकी है उनकी, ब्रिक्स के अंदर उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो पुतिन है। पुतिन से 45 मिनट बात हो गई है, और उससे ऊपर जरूरी नहीं है ना। वहां पे भी एक तरह से बता दिया है कि भारत के लिए कौन इंपॉर्टेंट है। भारत ऐसा डील करेगा जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों को लिए फायदा होगा। हम कोई ब्लॉक में भी नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स सिंपल मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रादर देन एनीथिंग। दिस इज व्हाट मुझे लग रहा है मोदी जी एक मैसेज भेज रहे हैं, दोनों जगह नहीं जाके, और जयशंकर साहब को भेज रहे हैं, ताकि इन दोनों जो भी फॉर्मेशन है, यूएन हो या ब्रिक्स हो, उनको बताने के लिए कि अगर आप हमारे देश का फायदा करोगे तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उधर हैं बस। लेकिन पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो ट्वीट किया है, उसको लेकर विपक्ष में बड़े चर्चे हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि पीएम मोदी को तो उनके बयान का जवाब ही नहीं देना चाहिए था, पीएम मोदी को तो ट्वीट करना ही नहीं चाहिए था। वो तो यहां तक कहने लगे कि शायद अब भारत झुकने लगा है। ये हमारे देश का विपक्ष कह रहा है, जबकि हमारे कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत ना तो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलेगा अमेरिका के लिए, ना ही डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कोई हामी भरेगा। तो आप विपक्ष के इस रवैये को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी को तटस्थ रहना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर किसी तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं क्या बढ़िया करना। मैं उनके फैसले से सहमत हूँ। विपक्ष की मैं बात ही नहीं करना चाहता। सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि चाइना के साथ उनका, राहुल गांधी का क्या अग्रीमेंट हुआ है, वो पहले बताए, दूसरे को बाद में क्वेश्चन करें। सबसे पहले उन्होंने भारत को जो नुकसान पहुंचाया था जब यूपीए पावर में था, उसकी जानकारी दे। बेकार के मनगढ़ंत तो उनकी बातों पे मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। देखिए, इतने स्टेटमेंट्स के बावजूद भी एक तरह से मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से काम कंप्लीट हो चुका है।
उनकी जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का ऑलरेडी पब्लिक लिस्टिंग हो गया और उधर भी बताया जाता है कि उनकी लिस्टिंग जो हुई है 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की लिस्टिंग हो गई है। उन्होंने अमेरिका में एक बिटकॉइन कंपनी का भी स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी भी ट्रेडिंग वो चालू कर चुके हैं। क्यूमुलेटिवली उनको 5 से 10 बिलियन डॉलर का विंडफॉल गेन मिल चुका है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने तरीके से यूज कर लिया है, उधर सारी चीजें चालू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर को लंच के लिए भी बुला लिया, थोड़े बहुत हथियार भी उनको भेजे ही हैं, जैसे बताया जाता है कि टर्की से बहुत सारे हथियार गए हैं। सारी ट्रीट खत्म हो चुकी है। अब उनको समझ में आया है कि चाइना को अगर लेना है तो भारत का साथ देना जरूरी। भारत ने सीधा बताया कि हम ट्रेड टॉक्स के लिए गए थे, हम विक्ट्री परेड के लिए नहीं गए थे। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग अमेरिका में आ गई है कि इंडिया अच्छे ट्रेड रिलेशन चाहता है अमेरिका के साथ। वो कोई भी मिलिट्री अलायंस में नहीं है। इनफैक्ट इंडिया एक तरह से काउंटर बैलेंस फोर्स है ब्रिक्स के अंदर, जो चाइनीज hegemony को रोक सकता है। इंडिया ने, मोदी जी ने उधर जाके आईएनएसटीसी की बात की, उन्होंने बात की ईरान के चाबार पोर्ट की, उन्होंने बीआरआई को एक तरह से उधर भी बैठ के उन्होंने बीआरआई का मेंशन भी नहीं किया। दिस इज अ डायरेक्ट स्लैप ऑन द चाइनीज थिंग। तो ये सब चीजें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो बात अलग है, पर अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं बोलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बोलेंगे, वो भी देख रहा है। तो ये सब चीज से कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर जो कड़वाहट थी, जो थी, वो अभी एक तरह से कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। और एक चीज है, देखिए, हमारा जो है अमेरिका के साथ पीपल टू पीपल टाइज है। 50 लाख लोग इंडियंस जो है अमेरिका में बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं वहां पे भी कुछ ना कुछ पुशबैक आया होगा। जिस तरह से स्टेटमेंट पीटर नवारो और लुटनिक और लिंडसे ग्रैम और कैरोलिना लीविट दे रहे थे, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ हुआ था। यहाँ से भी बातें उठने लगी कि अमेरिकन इंडियंस क्या कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं सैनिटी आ रही है और डोनाल्ड जी। ट्रंप को भी समझ में आ गया कि बार बार इंडिया का नाम लेके वो खुद की पोजीशन को खत्म करते जा रहे हैं। सेकंड, देखिए, ईयू के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आके ट्रेड टॉक्स कंप्लीट करना चाहते हैं। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे और उन्होंने बोल दिया, फॉर अस इंडिया इज एशिया, और हम जर्मनी इज यूरोप फॉर इंडिया। फिर उन्होंने बोला, जिस हिसाब से डेटा आया, 137% इन राइज ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स टू यूरोप, ये भी डेटा है। जी। फिर हमने देखा कि यूक्रेन को हम डीजल दे रहे हैं और वो क्रूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं रशिया से। तो ये सब जो डिटेल्स आए, कहीं ना कहीं अमेरिका इज बीइंग लेफ्ट आउट। उमेश जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ विक्ट्री परेड में डोनाल्ड ट्रंप ने देखा, उसके बाद बौखला गए, तो वो वाला ट्वीट कर दिया कि भारत को हमने गवा दिया। फिर बाद में उनको समझ में आया कि भारत उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये बताइए कि मैक्रोन के साथ जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में अगर यूक्रेन वॉर को लेकर कहीं ना कहीं माहौल बन रहा होगा, और पुतिन ने भी, आप देखिए, मैसेज दिया है जेलेंस्की को कि अगर बातचीत करनी है तो मॉस्को आओ, लेकिन आगे से जेलेंस्की ने कहा कि आप कीव आओ। तो आपको लगता है कि पीएम मोदी मैक्रोन के साथ मिलकर इस समझौते को या इन दोनों के बीच में शांति वार्ता करवाने की दिशा में शायद अंदर खाने काम कर रहे हो, इसीलिए 1 महीने में 2-2 बार बातचीत हुई है उनकी? देखिए, जेलेंस्की ने बोला है कि वो भारत आना चाहते हैं। पुतिन भी भारत आने की डेट्स वो फाइनलाइज करने वाले हैं। ये मेरा मानना है एक बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। रिमोट चांसेस हो सकते हैं कि भारत में ही समिट हो जाए, दोनों पुतिन और जेलेंस्की भारत में ही आ जाए और मोदी जी उसको एक तरह से लीड करे, कोऑर्डिनेट करे। पॉसिबिलिटी है, अगर बात हो रही है तो। ये एक तरह से अभी भी स्पेक्यूलेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। बट जिस हिसाब से बात मोदी जी के अंदर रिवॉल्व हो रही है, तो लगता है कि एक ही लीडर है जो एक्चुअल में जो डील करा सकता है, वो मोदी जी करा सकते हैं, क्योंकि अलास्का समिट से भी कुछ निकला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का तो एक तरह से फजीयत हो गई है और वहां पे उनकी जग हसाई हो रही कि पुतिन आए और एक तरह से आपको आपके देश में आके पूरा, मतलब जो उधर जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बात हो रही है, पूरा एडवांटेज पुतिन ने लिया। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट चुके हैं और अब अ, मोदी जी को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि कोई ट्रेड डील या कोई पीस डील हो जाके। ये पॉसिबिलिटी है, ये अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर डायरेक्शन उसी के थ्रू जा रहे हैं।
और शायद मोदी जी को अगर अगर मोदी जी ये डील करवा देते हैं पीस डील, तो शायद नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाए। भरोसा नहीं है, ये मेरा मानना है, मैं तो सोच सकता हूँ मोदी जी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो आपने क्वाड का ज़िक्र किया, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद क्वाड के तहत जो भारत आने वाली उनकी विजिट थी उसको कैंसिल किया था। तब तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज थे, क्योंकि अब जो उनके तेवर नरम पड़े, क्या पता इसी से पड़े हो कि उनको लग रहा होगा कि अगर चाइना को घेरना है तो भारत की बहुत जरूरत है, और भारत विक्ट्री डे परेड में भी नहीं था। तो ऐसे में शायद उनको लग रहा है कि क्वाड को जिंदा किया जाए, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि वो नहीं आ रहे क्वाड के लिए, तो उस वक्त तो यही कयास लग रहे थे कि अब क्वाड इसका मतलब खत्म हो गया, क्योंकि भारत तो चाइना के साथ खड़ा नजर आ रहा है इस वक्त। तो इसी से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों में कमी आई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लगा जब जापानीज जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसी समय अमेरिका ट्रैवल करने वाले थे जिस दिन मोदी जी जापान पहुंचे। और बताया जाता है कि उन्होंने एक तरह से जापानीज गुस्से में है, क्योंकि उनको बोल रहे थे कि आप $550 बिलियन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एनर्जी कितना बाई करोगे वो कमिटमेंट देना पड़ेगा, और हम आपके ऊपर 15% टैरिफ लगाएंगे। तो जापान जो है अमेरिका को सी फूड, ऑटोमोबाइल्स और 2-3 चीजें और भेजता है, तो जापानीज बहुत गुस्से में है। और जापानीज ने इन्वेस्ट करने को बोला कि हम $70 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड, वो उन्होंने इंडिया के साथ एक तरह से सारी जो क्वाड के अंदर जो एक्टिविटीज है, उन्होंने बोल दिया कि हम पूरा इंडिया के साथ करेंगे एक्सक्लूडिंग यूएस। और उसी समय ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने भी बोल दिया कि भारत के साथ जो हुआ गलत हुआ। तो देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का ट्राइलैटरल या ट्रॉइका बनने का बात हो रहा था, क्वाड अगर खत्म हो जाता है तो। और एक और एक चीज है कि सिंगापुर और मलेशिया ये भारत को बुला रहे हैं कि आप मलाक्का स्ट्रेट को हम एक तरह से दोनों मिलके इसको पेट्रोल करते हैं, मैराइन पेट्रोलिंग के लिए बुला रखा। और अभी सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी भारत आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत एक तरह से स्टेट ऑफ मलाक्का में पेट्रोलिंग कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो चाइना की जो चिकन नेक है उसको एक तरह से काउंटर कर रहा है। तो सबको समझ में आ गया कि भारत जो है प्रो चाइना नहीं है, भारत है फॉर भारत के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। दिस ऑल थिंग्स मैटर्स। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा है कि भारत एक तरह से ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे और मान जाएगा, कि मनोनीत कर देगा आपको नोबेल प्राइज के लिए और आपकी बकवास सुनेगा। आप बकवास करते रहोगे, और जितना टाइम उन्होंने भारत के ऊपर दिया है, उनके लोगों ने, पीटर नवारो ने दिया या लुटविक ने दिया या लिंडसे ग्रैहम ने दिया है, एक तरह से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जग ईसाई हो रही है। उनके जो मेन पार्टनर्स है वो भारत की तरफ आ रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, एक तरह से रशिया लेड ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ईयू के साथ बातचीत हो रही है, यूके के साथ कर लिया है, ओमान के साथ हम एक तरह से फाइनल डील पे हैं, यूएई के साथ हम अभी बात हो रही है कि हम उधर फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचेंगे वो रुपये में बेचेंगे। हम अपना आयुर्वेद को पॉपुलर कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को पॉपुलर कर रहे हैं। तो भारत तो अपने 40 कंट्रीज के साथ बातचीत करना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जो 50 लाख इंडियंस है, उनको भी तो भारतीय प्रोडक्ट चाहिए, उसको तो रिप्लेस किया नहीं जा सकता। उन मतलब एटलीस्ट ऐसा है कि अभी 50 बिलियन नहीं है तो 25 बिलियन तो जाएगा ही। तो और वो भी 50% एक्स्ट्रा प्राइस में। तो कहीं ना कहीं आगे जो स्विंग स्टेट्स है वहां पे इंडियंस का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी एक तरह से एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अपने रवैये में एक तरह से चेंज लाए भी है, क्योंकि उनका काम भी हो गया पाकिस्तान से टेक्नोलॉजिकली। देखिए, जो डीलिंग होती है, जो करना था वो सब एग्रीमेंट हो चुके हैं, उनको भारत के साथ करना है। और दूसरा, जापान का टैरिफ कम क्यों कर दिया गया? क्या इसीलिए कि जापान को एक तरह से अपने पाले में लाने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उनको लगा कि जापान कहीं भारत के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा है, सारे इन्वेस्टमेंट वहां कर रहा है, वरना जापान पर भी 25% टैरिफ था, वो अब 15% हो गया है, जबकि वो तो नेगोशिएशन के लिए अमेरिका भी नहीं गए। उनके टॉप नेगोशिएटर ने तो अपना दौरा रद्द कर दिया था पीएम मोदी की विजिट के दौरान, जैसा कि आपने कहा। तो फिर अचानक से उनका टैरिफ कम करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, जापान तो 15% भी नहीं देना चाहता, वो बोलता है क्यों हम दें। जापानीज जो है वो एक तरह से बहुत गुस्से में है, और उन्होंने इसी के लिए
वो $550 बिलियन जो इन्वेस्ट करने वाले थे, वो उन्होंने एक तरह से होल्ड पे रख लिए। अब ट्रेड टॉक्स क्राइसिस के साथ नहीं हो रही है और यूएस के अंदर फेडरल कोर्ट ने वहां पे जो टैरिफ है उसको बता दिया है कि ये एक इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। अपील्स में गए हैं, अक्टूबर 14 तक का डेट है। कहीं ना कहीं अब एक और एक चीज उन्होंने की है, कल उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉरफेयर कर दिया। बताया जाता है कि 700,000 डॉक्यूमेंट्स, मतलब 7 लाख जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब जगह चेंज करना पड़ेगा, नाम से स्टेशनरी चेंज करनी पड़ेगी, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉरफेयर करने से। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, जो ट्रम्प की जो विंसिकल को जो रेखे। तो मेरा ये मानना है कि ट्रम्प को अब पुशबैक चालू हो गया है। इनफैक्ट एक हफ्ते अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी अंत्येष्टि की बात लोग निकालना चालू कर दिए। जेडी वैंस ने बोल दिया मैं राष्ट्रपति बनने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं वो समझ में आ रहा होगा कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिर चुकी है, 38% पे आ गई है, बहुत कम हो चुकी है। वो सब मैट्रिक्स देख के उनको समझ में आ गया है कि भारत के साथ जो काम कर रहे हैं उनकी सब लोगों ने निंदा की है। उनके देश के अंदर जेक सोविलन ने बोला है, जेफरी शेक्स ने बोला है, उन रॉबर्ट वुल्फ ने बोला है, अटलांटिक काउंसिल ने बोला है, ऐसे मतलब निकी हेली तक बोल चुकी है। तो इतना सब अगर वाइड सपोर्ट आ रहा है भारत को, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी अकेले नजर आ रहे हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग उनकी बात को एक तरह से, कोई ज्यादा तो अपोज नहीं कर रहा है, पर सब लोगों ने दूर कर लिया अपने आप। उमेश जी, अमेरिकी कोर्ट में जब से मामला आया है, जब से इन टैरिफ्स को अवैध घोषित किया है अमेरिकी कोर्ट ने, और तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपील करने के लिए, और अगर वहां पर भी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, वो टैरिफ के फैसले से पीछे हट जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि उस दिशा में माहौल बन रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही भारत पर लगाए गए टैरिफ को हटाया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नाक भी बचानी है, साख भी बचानी है। फैसला लेकर तो वो गलती कर बैठे हैं, और हम सब जानते हैं कि अमेरिकी कोर्ट्स के जज कैसे काम करते हैं। कोई डेमोक्रेट जज होता है, कोई रिपब्लिकन जज होता है, वहां पर भारत की तरह इंडिपेंडेंटली तो जुडिशरी काम करती नहीं है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा उसको डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे, और वो फैसला हो सकता है यही आए कि टैरिफ को पूरी तरह से हटा दिया जाए भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी कोर्ट होता है, वो अगर बताया जाता है कि वो रिपब्लिकन अपॉइंटमेंट है या डेमोक्रेटिक अपॉइंटमेंट है, इवन इन फेडरल कोर्ट वहां पे भी मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट थे वो रिपब्लिकन्स ने किए थे। उसमें भी जो ये वर्डिक्ट आया था 7-4 के आया था, मतलब 7 जो जजेस थे उन्होंने अपोज किया था, सिर्फ 4 ही थे जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में थे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां पे अगर वो स्ट्राइक डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मल्टीपल जो है उनके जो मल्टीपल फैसले जो जो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करते हैं, इसको बता दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच, मतलब अपने दायरे से बढ़ के उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए। तो अगले कुछ महीनों तक डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कोर्ट के चक्कर ही डालते रहेंगे, क्योंकि बहुत जगह स्टेट और सेंट्रल, वहां पे फेडरल और सेंट्रल के बीच में एक तरह से वहां पे भी इश्यूज आने चालू हो चुके हैं। तो वो बचना चाहते हैं और कहीं ना कहीं स्पेस सेविंग मेजर भी चाहने, मेरे ख्याल से वो चाहते होंगे कि ये मैटर जो है जल्दी रफा दफा हो। तो अंजू जी, एक तरह से वो फंसते जा रहे हैं और अब इकोनॉमी के फिगर्स भी जो आ रहे हैं बहुत ज्यादा एक तरह से इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। मोदी ने तो बोल दिया है रिसेशन आने वाला है, जॉब डेटा बहुत खराब आया है और ग्रोथ रेट एक तरह से कम होती जा रही है, लोगों के इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस होते जा रहे हैं। छोटे बिजनेसमैन जो हैं वहां पे, स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लोगों ने सप्लाई करना बंद कर दिया अमेरिका को। कौन सा रेट लगेगा किसको भी नहीं मालूम। इस अनसर्टेनिटी जब होती है, नो बडी लाइक्स अनसर्टेनिटी इन ट्रेड, और इसके लिए उसका भुगतान अल्टीमेटली अमेरिकन जनता को करना पड़ेगा। देखिए, इलॉन मस्क को या टिम कुक को वो तो $1 मिलियन दे के उनके मिल सकते हैं, ऑर्डिनरी अमेरिकन नहीं कर सकते। चालू हो गया है उधर,
टिकटॉक में रील्स बनना चालू हो गया है, बहुत सारे आ भी चुके हैं ऐसे, तो कहीं न कहीं पुशबैक चालू हो गया है। अब उनको समझ में आएगा, अब डोनाल्ड ट्रम्प को समझ में आएगा जब उनके खिलाफ लोग अगर अभी तक सड़कों पे नहीं आए, बस गनीमत वो देख के। बट डेमोक्रेट सब देख रहे हैं, डेमोक्रेट्स उसको गलती पे गलती करने दे रहे हैं। वो बोलते हैं ना, जब गलती करता रहता है आदमी तो टोकना नहीं चाहिए। तब ये लोग एक तरह से आगे एक फंदा डाल रहे हैं ट्रम्प के लिए, और वो फंदा है यूएस सुप्रीम कोर्ट। अगर ये फैसला ट्रम्प के अगेंस्ट जाता है तो सारे फैसलों पे रिव्यू होगा। हर रोज उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का एवरी फैसले को प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कहीं न कहीं बुरी तरह से फँस गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनके सब फैसलों पर सवालिया निशान लगेगा। लेकिन उमेश जी, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात आपको लगता है कि अक्टूबर के महीने में जब आसियान सम्मेलन होगा, उस दौरान हो सकती है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो कन्फर्म कर रहे हैं कि वो वहाँ कुआलालंपुर में आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पीएम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पीएम मोदी को जब लगेगा कुछ अच्छा रहेगा, कुछ वार्तालाप होगी, आसियान समिट में फ़ायदा होगा तो वो जाएँगे। देश का फ़ायदा होगा और देश के भारत को अगर फ़ायदा होगा, तो वो पक्का आसियान समिट में भी जाएँगे और पीएम और प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी मिलेंगे। बट एक चीज़ है कि अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो जयशंकर साहब को भेज देंगे। सिंपल सा चीज़ है। आपको लगता है कि पीएम मोदी के इस ट्वीट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं अंदर खाने टैरिफ को लेकर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग अमेरिका और भारत के बीच में बन गई है? क्योंकि पीयूष गोयल की अगुवाई में चर्चा तो चल ही रही थी। अब एक दिन पहले भी पीयूष गोयल साहब ने कहा था कि बातचीत हो रही है, और यहां तक कहा जा रहा है कि नवंबर के आखिर तक दोनों देशों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो पीएम मोदी की ट्वीट को क्या उसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, अभी ऐसा है कि पीयूष गोयल जी भारत की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो मल्टीपल पार्टीज के साथ कर रहे हैं। वो ईयू के साथ कर रहे हैं, ये ईयू के साथ कर रहे हैं, ओमान के साथ कर रहे हैं, अमेरिका से भी कर रहे हैं। उनको जो उनका काम है कि सब लोगों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना, उनको यही काम है और कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अमेरिका मानता है नहीं मानता है वो देखने वाली बात है, और डिस्कशन अगर हो रहा है तो अमेरिका को समझना पड़ेगा। हमने तो क्लियर कट कर ही दिया ना, जहाँ पे भी हमने कंसेशन देना है गिवन है। अमेरिका ने एक तरह से उल्टे काम किए, तो उनको सीधा करना है। पर वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, पर इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि नवंबर तक हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तो सितंबर है, अभी 2 महीने और हमारे ट्रम्प साहब जो है गुस्से में रह सकते हैं, पर गुस्से रह के तो उनका ही बीपी बढ़ने का है। तो देख लेंगे, जब ठंडे होंगे तब कर देंगे। वो भी बोल रहे हैं वेट एंड वॉच वाला स्थिति। आप अपनी मन की कर लीजिए, 50 नहीं 500 कर लीजिए, 5000 कर लीजिए, क्योंकि 50% टैक्स सैंक्शन लगाना मतलब ट्रेड एम्बार्गो जैसा हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता 50 हो या 500। तो चलिए, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-थोड़ी बर्फ पिघल रही है रिश्तों के बीच की, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का क्या भरोसा, वो तो कितने यू टर्न मार चुके हैं, अब एक और यू टर्न मार सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी 24 घंटे बाद वो क्या बोलते हैं, किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, कोई और ख्याल आ जाता है उनके मन में भारत को लेकर, क्योंकि उन्होंने ये तो ज़रूर कहा है कि पता नहीं पीएम मोदी टैरिफ को लेकर इस तरह से पेश क्यों आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो दिया है, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी उनके मन में टैरिफ को लेकर कुछ ना कुछ तो है। पर सर, आपने इस विषय पर बहुत ही विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला उमेश जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।